अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आमिर ने समनाबाद, लाहौर से। उन्होंने मेरी कहानियों की तारीफ़ की है कि आजकल कहानियाँ बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं, सुनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी अपनी फैमिली की एक कहानी जो मैं चाहता था पहले अपने घर वालों से परमिशन ले लूं, उसके बाद आपके साथ शेयर करूं, तो आज घर वालों की परमिशन से ये कहानी इसलिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मेरे घर वाले भी अब आपकी कहानियाँ शौक़ से सुनते हैं। जब मैंने परमिशन से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले हमें सुनाओ कौन है बंदा, कैसी कहानी सुनाता है। और जब उन्होंने आपकी कहानी को सुनना शुरू किया तो अब वो मुस्तकिल तौर पे आपकी ना सिर्फ कहानियों को सुनते हैं, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा है हाँ बिल्कुल, इनको कहानी भेजनी चाहिए, इनके सुनाने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है। हमारे घर के अंदर शादी थी। समनाबाद के अंदर मौजूद हमारा ये घर काफ़ी बड़ा घर है। हम 3 भाई हैं और एक बहन। सबसे बड़े भाई का नाम राशिद और उससे छोटे का नाम साकिब, और सबसे छोटे जिन्होंने कहानी भेजी है आमिर हैं। राशिद भाई की शादी हो रही थी। साकिब भाई की शादी थी। घर के अंदर तमाम रिश्तेदार जमा थे, हल्ला गुल्ला था। जिस तरह एक शादी के घर में हंगामा होता है, खुशी का माहौल होता है, वैसा ही सब कुछ था। मैं क्योंकि सबसे छोटा हूं और मुझसे बड़ी सिस्टर है। हमारे सबसे बड़े भाई की असूलन शादी अगर हो चुकी होती तभी दूसरे नंबर के भाई की शादी की जाती है, लेकिन हमारे पूरे घर में ये बातें हो रही थी। अम्मी स्पेशली उदास थीं, काश पहली शादी राशिद की हुई होती। और मैं तारुफ कराता जाऊं, राशिद की शादी क्यों नहीं हुई। राशिद भाई जिन दिनों तालीम मुकम्मल कर रहे थे, उन दिनों की बात है कि उनकी एक क्लास फेलो जिनके साथ पहले उनकी दोस्ती हुई, और दोस्ती ऐसी मोहब्बत में बदल गई कि दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे। हमारे वालिदैन इस अंदाज में सोचते हैं कि बच्चे अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वालिदैन एक दफ़ा देख लें और अगर अच्छा लगे तो शादी कर लेनी चाहिए। यूं सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उनको इस बात का एहसास था कि मेरे वालिदैन इस शादी पे बिल्कुल मान जाएंगे। लेकिन कुदरत ने जो लिख रखा होता है वो होकर रहता है। उन दोनों के वालिदैन राज़ी हो गए। जहां राशिद के वालिदैन बिल्कुल उस लड़की को देखते ही दिलो जान से कबूल कर बैठे, वहीं लड़की ने भी जब अपने घर वालों को राशिद के बारे में बताया और राशिद से मिलवाया तो वो फैमिली भी राशिद से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। यूं तय पाया कि दोनों की मंगनी कर दी जाए। राशिद भाई की अपनी मोहब्बत के साथ मंगनी हो गई। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों ही इंतहाई खूबसूरत, हंसमुख, शरारती और दिलों को गर्विदा करने वाले थे। दोनों अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे थे कि मुस्तकबिल में क्या करेंगे। रोज़ सोचते, एक दूसरे से मिलते। वो बहुत अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन अब वो मंगेतर भी थे। लेकिन कुदरत का लिखा कि एक दिन राशिद भाई की मंगेतर को बुखार हुआ, और वो इतना तेज़ कि घर वाले उसको एक आम बुखार समझते रहे, लेकिन वो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। और देखते ही देखते वो जो सिर्फ एक बज़ाहिर बुखार था, जिसको आज चौथा दिन था, वो इतनी तेज़ हो गया कि वो दोबारा से उनको अस्पताल लेके जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ गई। इस अंदाज में जो अब मंगेतर भी थी और उससे पहले मोहब्बत भी थी, उसका इस दुनिया से चले जाना राशिद भाई के लिए इंतहाई खौफनाक था। वो इतना डिस्टर्ब हुए कि कई महीनों तक वो नॉर्मल ही ना हो सके। लेकिन चलती का नाम गाड़ी है, आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तरफ लौट आए।
अपना कारोबार शुरू किया। खामोशी के साथ कारोबार करते गए और कारोबार इतना आगे चला गया कि माशाअल्लाह बेइंतहा कमाना शुरू हो गए। घर के अंदर पहले भी सब चीज़ मौजूद थी, लेकिन राशिद भाई के इस तरह कारोबार को संभालने के बाद घर के अंदर दौलत की रेल पेल हो गई। जब वो नॉर्मल हुए, कारोबार की तरफ गए, तो वालिदैन ने वहीं पे कोशिश की कि राशिद कहीं और शादी कर ले। तो राशिद ने सख्ती से कह दिया कि उसको कोई भी मजबूर ना करे, जब उसका दिल करेगा वो ज़रूर शादी कर लेगा। अगर आप मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और वालिदैन जानते थे वो अपनी बात का बहुत पक्का है। सो सब ने उसको शादी के मुताल्लिक कहना छोड़ दिया। अब उम्र रुकती कहाँ है, वो तो बढ़ती जाती है। उनकी उम्र भी बढ़ना शुरू हो गई। अब छोटा भाई जो राशिद से छोटा साकिब था वो भी जवान होने लगा, शादी की उम्र को पहुंचने लगा। लेकिन वालिदैन सोचते थे कि पहले असूलन बड़े बेटे की शादी होती है, तभी दूसरे बेटे की शादी की जाती है। लेकिन बड़े बेटे के मिजाज और उसकी सोच को देख के उन्होंने यही फैसला किया कि कहीं ऐसा ना हो छोटे बेटे की उम्र भी शादी की निकल जाए, इसकी शादी कर देनी चाहिए। यूं साकिब के लिए रिश्ता ढूंढा गया और हमारे घर आज शादी का फंक्शन था। राशिद भाई की उम्र तकरीबन 40 साल के करीब हो चुकी थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। 38 से 40 के दरमियान उनकी उम्र होगी। राशिद भाई भी इस शादी में काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे थे। जिस तरह बहुत संजीदा से हो गए थे वो राशिद जो हमेशा हंसता मुस्कुराता शरारतें करता था। सारे कहते कि राशिद जिस महफिल में चला जाता है उसको 4 चांद लगा देता है। वो एक संजीदा मिजाज शख्स बन गया था। लेकिन इस शादी पे वो बहुत खुश था। उससे पूछते कोई शरारत में, यार राशिद अब तुम भी शादी कर लो, तो वो मुस्कुरा के कहता, ओ भाई जब वक्त आएगा देखी जाएगी, अभी तो मेरे भाई की शादी है, साकिब की शादी। और उस शादी पे बहुत खुश था। उस लड़की की जिंदगी से चले जाने के बाद राशिद भाई ने कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक भी नहीं था। ना सिर्फ संजीदा मिजाज थे बल्कि अपनी आंखों को हमेशा झुकाए रखते थे। लेकिन इस शादी में जहां उनको हल्ला गुल्ला करते, शरारतें करते, वो राशिद जो कभी हंसमुख राशिद था उसकी झलक इस शादी पे नजर आ रही थी। वो मुकम्मल उस तरह का राशिद तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदाज, शरारतें, हल्ला गुल्ला, शादी के अंदर खूब एंजॉय करना वालिदैन की आंखों में आंसू ले आया। राशिद फिर से राशिद नजर आ रहा था। वहीं पे जहां हल्ला गुल्ला था, जहां पे तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब शामिल थे, वहीं पे एक लड़की ऐसी भी शादी में शामिल थी जिसको देखते ही पता नहीं क्यों राशिद भाई ने उस लड़की को जैसे ही पहली दफा देखा तो ना सिर्फ उसको देखा बल्कि दूसरी आंखों ने महसूस किया कि राशिद की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई है। जी हां, वही चमक जो किसी लड़की को देख के एक लड़के के मन में पैदा होती है कि उसको अपनी जिंदगी का साथी बना सके। अब जहां करीब के रिश्तेदार इस बात को नोट कर चुके, वहीं पे किसी ने अम्मी के कानों में भी ये बात डाल दी। अम्मी से कहा, आपने नोट किया है राशिद इस दफा बहुत खुश है। अम्मी ने कहा, हाँ मैं नोट कर रही हूं और इस बात पे खुश हूं, मेरा बेटा फिर से एक दफा खुश हो गया है, अपने भाई की शादी पे है ना, इसलिए बहुत खुश है। तो उन्होंने कहा, नहीं आप गौर कीजिए, एक लड़की भी इस शादी में ऐसी शामिल है जिसको चुपके चुपके राशिद देख रहा है। अम्मी ने जब इस बात को सुना तो अम्मी ने भी जब फॉलो किया तो पता लगा कि वाकई एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की थी जो इस शादी में शामिल थी और राशिद चुपके चुपके उसको देखने की कोशिश कर रहा था। अम्मी के लिए इससे बढ़ के बात क्या हो सकती थी कि बेटा शादी के लिए अगर किसी लड़की को इस अंदाज में देख रहा है तो उनकी तो खुशी की इंतहा ही ना रही। वो तो चाहती थी इसी मौके पे दोनों की ही शादी हो जाए, साकिब के साथ साथ बड़े बेटे राशिद की भी मैं शादी कर दूं।
लेकिन अब मसला ये था, लड़की कौन है, हमारे रिश्तेदारों में से तो नहीं है। अम्मी ने जब देखा तो फौरी तौर पे जिम्मे लगा दिया गया कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में ज़रा मालूमात हासिल की जाए। उधर राशिद भाई को उस लड़की का नाम पता लग चुका था। उसका नाम था गुलनाज। राशिद भाई ने एक सफ़ेद मोतियों के गजरे, जो हाथों में ख़वातीन अमूमन शादियों पे पहनती हैं, अपनी कलाई में बांधती हैं, मोतियों के गजरे बने होते हैं। राशिद भाई ने मोतियों के गजरे एक बच्चे के ज़रिए गुलनाज को भिजवाए। वो बच्चा भागता हुआ गया, गुलनाज जिस जगह पे बैठी हुई थी उसकी गोद में ही उसने वो दोनों गजरे रख दिए और वहां से भाग गया। छोटा था, बस इतना ही समझ सका कि मैंने उसकी गोद में रखने और भाग जाना है। जैसे ही गजरे उसकी गोद में रखे गए तो उसने फौरी तौर पे गजरों को देखा तो उसकी आंखों में एक खौफ सा तारी हुआ और उसने गजरे जल्दी से फेंक दिए। उसके साथ बैठी हुई वो दोस्त जिसके साथ वो इस शादी में आई थी, वो भी एकदम से गजरों को देख के अजीब सी हो गई, अपनी जगह से तेजी से उठी और गजरे उठा के उसने दूर फेंक दिए। ये वाकया अम्मी तक भी पहुंच गया और जो गुलनाज थी उसके बारे में पता लगा कि हमारी ही एक रिश्तेदार जिसका नाम आफिया हमारी एक जो रिश्तेदार थी उसके साथ आई हुई है। लेकिन गजरों वाली बात जब वालदा को पता लगी तो वो भी अजीब हुई कि चलो उस लड़की ने तो फेंके, आफिया ने भी उठ के इतनी दूर क्यों फेंक दिए, क्या हुआ है। तो पता लगा हमें कि हमारी जो रिश्तेदार आफिया थी वो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। वो दूसरे शहर में रहती थी, इस दफ़ा उससे मिलने के लिए लाहौर आई हुई थी तो आफिया उसको भी शादी में ले आई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आफिया और वो लड़की दोनों ही शादी से उठ के चले गए थे उन गजरों को फेंकने के बाद। ये बहुत अजीब व गरीब बात थी। रात हो गई और एक बड़ा सा हालनुमा कमरा जिसके अंदर सारे हम शामिल थे। आमिर कहता है मैं भी मौजूद था और मेरा भाई जिसकी शादी हो रही थी साकिब वो भी मौजूद था और राशिद भाई भी थोड़ी देर तक वहां पे आए, सबको सलाम किया और नीचे बैठ गए। एक महफिल सजी हुई थी, सर्दियों की रात थी, सारों ने गर्म लहाफ ओढ़े हुए थे और आग का इंतज़ाम किया गया था इस अंदाज में कि आग जलती रहे और एक बैठने का मज़ा आ जाए। हम लोग सारे मूंगफलियां खा रहे थे। आग से, गरमाइश से, सर्दी की वजह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, गपशप जा रही थी कि उसी वक्त वो लड़की आफिया जिसके साथ गुलनाज आई थी उसका भाई भी उसी महफिल में बैठा हुआ था। तो उसी वक्त अम्मी आई पूछने के लिए कि किसी चीज की आप लोगों को जरूरत तो नहीं है। तो अम्मी को किसने कहा बस चाय भिजवा दें, किसने कुछ कहा और अम्मी ने कहा अच्छा मैं लेके आती हूँ। अम्मी चली गई, थोड़ी देर के बाद वापस आई इस अंदाज में। वहीं पे अम्मी ने देखा कि हमारे एक ताया हैं जो कराची से स्पेशल लाहौर में शिरकत करने के लिए आए थे, उनके सामने कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी और कहा आपको तो मैंने देखा ही अब है, आप शायद पहले लेटे हुए थे जब मैं पहले आई थी पूछने के लिए। वो बोले हाँ मेरी ज़रा आंख लग गई थी। अम्मी बहुत ज़्यादा उनकी अकीदतमंद थी। अम्मी बातें करने के अंदाज में उन्हीं के साथ बैठ गई और जब अम्मी उठने लगी तो एकदम निगाह पड़ी उसी लड़के पे जो आफिया का भाई था जिसका नाम है अदील। अम्मी ने जैसे ही अदील को देखा तो कहा अदील बच्चे क्या हाल हैं, वैसे जैसे माएँ पूछती हैं उसने खैर खैरियत पूछी और उसने सारा कहा। तो उसने कहा आंटी बिल्कुल ठीक। उसने कहा क्या हुआ, आज आफिया चली गई और कोई उसकी दोस्त भी साथ आई हुई थी और आफिया भी रात को भी फंक्शन में नहीं आई, सब खैर है ना। तो बोला हाँ आंटी वो उनकी दोस्त की ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत क्या हुआ, किस बात पे? वो किसी ने ना मोती फूलों के गजरे उसकी गोद में रख दिए थे
उस वजह से उसकी तबीयत खराब होगी। क्या मोतियों के गजरे से उसकी तबीयत खराब होगी? मैं समझी नहीं इस बात को। तो बोला, हाँ आंटी, गुलनाज को इजाजत नहीं है मोतियों के गजरों की। अगर वो मोतियों के गजरे देख ले या उसको पहना दिए जाए तो उसकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। इसी वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हुई। देखा नहीं, उसकी उम्र भी बड़ी हो गई है लेकिन शादी नहीं हो सकी। अब अम्मी के साथ साथ बाकी लोग भी जो वहां पे बैठे हुए थे, उस कहानी को, जो आपस में बातें कर रहे थे, गपशप हो रही थी, इस बात को सुन के कि उनको इजाजत नहीं मिली और इससे शादी नहीं हो सकी, वो भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी एक दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मुतवज्जो हुए इस बात पे कि ये कैसी बात है। तो वालिदा ने ख्वाहिश का इजहार किया, तफसील से बताओ बेटा अदील, किससे इजाजत नहीं है? तो अदील ने कहा, उस जिन से। क्या? जिन से? और इस जिन को अम्मी ने इस अंदाज में जुमला अदा किया कि बाकी लोग भी सारे मुखातिब हो गए। जो एक दो लोग आपस में बातें कर रहे थे वो भी खामोश हो गए कि जिन का लफ्ज़ आया है, तो सारे ही अलर्ट हो गए, अदील की तरफ देखना शुरू हो गए। भाई हमने सही सुना है, जिन से इजाज़त नहीं मिली? उसने कहा, हाँ आपने सही सुना है, उनको शादी करने की इजाज़त नहीं है जिन की वजह से। राशिद भाई थोड़ी देर पहले ही इस महफिल को ज्वाइन कर चुके थे और इस बात को सुनने के बाद इस अंदाज में अदील की तरफ देख रहे थे जैसे मुंह से कह ना रहे हों लेकिन आंखों से कह रहे हों, तफसील से बताओ क्या बात है, ये क्या बात कर रही हो? क्योंकि राशिद भाई उस लड़की गुलनाज में ना सिर्फ मुतवज्जो हो चुके थे बल्कि उस लड़की की उम्र भी इतनी थी कि वो आराम से उससे शादी कर सकते थे। बहुत ज़्यादा उम्र का फ़र्क हो तो शादी भी नहीं होती। तो वालिदा ने अपने बड़े बेटी की आंखों को पढ़ लिया था कि वो बेचैन है गुलनाज के बारे में जानने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि वालिदा जानती थी कि उनको पता लग चुका है कि बेटा इंटरेस्टेड है। बेटे ने अबे माँ से कोई बात नहीं की थी, राशिद ने, कि उसको वो लड़की अच्छी लगी है, लेकिन माँ माँ होती है, माँ आँखों को पहचान जाती है। तो तभी अदील से बोली, बेटा अदील तफसील से बताओ, क्या तुम ये सारी बात जानते हो? तो अदील ने सर हिलाया, जी आंटी, मुझे सब तफसील से पता है इस बात का। तो क्या बात है बताओ? अब सारे सब अपनी बातों को छोड़ के मुतवज्जो हो गए कि एक लड़की की बात हो रही है, गजरों की बात हो रही है और एक जिन की बात हो रही है। तो अदील ने बताना शुरू किया, आंटी ये लाहौर में नहीं रहते, उसने एक और शहर का नाम लिया, ये उस शहर में रहते हैं। उस घर के अंदर 5 लोग रहते हैं। गुलनाज से छोटी उसकी बहन आयशा, उन दोनों के वालिदैन और एक दादी उनके साथ रहती है। उनका काफ़ी बड़ा घर है, 5 कमरों पे मुश्तमिल, और उस घर का काफ़ी सहन भी है और बाहर जहाँ गिराज है, गाड़ी खड़ी होती है, उसके साथ एक काफ़ी बड़ा लॉन भी है। उसके अंदर फूल लगे हुए हैं, फूलों की क्यारियाँ लगी हुई हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फूल लगे हुए हैं वो है सफ़ेद मोतिये के फूल। गुलनाज सफ़ेद मोतियों के फूलों को बहुत पसंद करती है, उसके वालिदैन को भी बहुत शौक़ है। तो पूरी क्यारी के अंदर उन्होंने फूल लगाए हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के, उसी में सफ़ेद मोतिये के फूल भी थे। गुलनाज की हमेशा से एक आदत थी, जब भी उसको पढ़ना होता, जब भी कोई सबक याद करना होता, तो वो अपने उस लॉन के अंदर टहलना शुरू कर देती और किताब हाथ में पकड़े पढ़ना शुरू कर देती। टहलते टहलते वो अपना सबक याद कर लेती थी। ये बचपन से ही उसकी आदत थी, और अब वो बड़ी हो चुकी थी लेकिन उसी तरह ही अपने सबक को याद करती थी, किताबें इसी तरह ही पढ़ती थी। उनकी दादी बहुत ही नेक अल्लाह वाली थी, हर वक्त अपनी इबादत में रहती, बच्चों पे पढ़ पढ़ के दम करती, दोनों बहनों पे, और अपने बेटा और बेटी जो उनके वालिदैन थे उन पे भी दम करती, सबको नमाज की तलकीन करती। गुलनाज और आयशा कभी कभी नमाज पढ़ लेती थीं और कभी कभी छोड़ देती थीं। ये खाती पीती बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। लेकिन दादी अक्सर गुलनाज से कहती, बेटा तुम्हारी बचपन की आदत है कि तुम्हें जब भी कुछ पढ़ना होता है, सबक याद करना होता है, लेसन याद करना होता है, तुम लॉन में टहलती रहती हो और टहलते हुए पढ़ती हो, वो बात ठीक है, लेकिन बेटा जैसे ही मगरिब की नमाज हो जाए, अजानें हो जाएं, अंधेरा फैल जाए, फिर वहाँ पे कम टहला करो
और अगर टहलना ही है, तुम्हें मजबूरी है, उसके बगैर तुम्हारा सबक तुम्हें याद नहीं होता, तो बस एक बात ध्यान रखना, उन क्यारियों में जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों को मत तोड़ना। तो वो बोली, दादी क्यों? फूलों को तोड़ने से क्या होता है? फूल तो होते ही खुशबू के लिए, और आपको पता है मुझे मोतिये के फूल कितने पसंद हैं। तो दादी बोली, बेटा बिल्कुल फूल तोड़ने के लिए होते हैं, खुशबू के लिए होते हैं, लेकिन उसका एक वक्त होता है, समय होता है। जब अंधेरा फैल जाए तो उस वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूलों के करीब भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि खुशबू लगा के भी अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। वो बोली, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं कि अंधेरा हो जाए तो खुशबू भी नहीं लगानी चाहिए? वो कहती, हाँ बेटा, खुशबू भी मत लगानी चाहिए, बस कोशिश किया करो जब अंधेरा हो जाए तो कमरे में चली जाया करो, और अगर फिर भी कभी टहलने को दिल करे तो कभी भी फूलों के पास मत जाना, उनको मत तोड़ना और खुशबू भी मत लगाना। और वो कहती, ठीक है दादी, मैं ऐसा ही करूंगी। वो जानती थी ज़्यादा कहा तो दादी और लेक्चर देंगी, इसलिए उनके लेक्चर से बचने के लिए वो हाँ कह देती। दिन गुजरते रहे कि एक दिन उसी लॉन के अंदर टहलते टहलते गुलनाज के एकदम दिल के अंदर आई खुशबू। आज बहुत तेज़ फैली हुई थी उन सफ़ेद मोतियों के फूलों की, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो टहलते टहलते उसका दिल किया वो काफ़ी फूल तोड़ ले, क्योंकि आज उस पौधे के ऊपर इतने ज़्यादा फूल खिले हुए थे, बाकी दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा फूल थे, जिसकी वजह से खुशबू भी बहुत तेज़ आ रही थी। और वो बार बार जब भी उन फूलों के करीब से गुजरती उसका दिल करता वो फूल तोड़ ले। ऐसे गुजरते गुजरते आखिर वो रुक सी गई और उस सफ़ेद मोतियों के क्यारी के पास गई और काफ़ी ज़्यादा उसने फूल तोड़ लिए। अपने कुछ बालों में लगाए, कुछ हाथों में भर लिए, बहुत ज़्यादा उसके दोनों हाथों में फूल थे और उसके बालों में भी फूल लगे हुए थे। उसके बाद वो वहीं पे टहलती रही और चलती हुई उसके बाद रूम में गई और उसने वो सारे फूल उठा के अपने तकिए के पास रख लिए। खाना वो कब की खा चुकी थी। खाना खाने के बाद वो वॉक भी कर रही थी, एक किस्म का पढ़ भी रही थी, और वॉक करते करते ही उसने वो सारे फूल तोड़ लिए थे, बालों में भी लगा दिए थे। जब वो सुबह उठी है तो वो घबराई हुई सी थी। दोनों बहनें साथ साथ सोती थीं। आयशा ने अपनी बहन गुलनाज की तरफ देखा और कहा, आपी क्या हुआ? आपकी आंखों में खौफ है, क्या डर गई हैं? तो वो शायद उठ के बैठी हुई थी इस अंदाज में जैसे घबराई हुई हो। तो वो बोली, आयशा मैंने बहुत बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत ही खौफनाक ख्वाब था। आप ही ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, इंसान जब ख्वाब देखता है तो डर जाता होता है। कोई बात नहीं, उसको भुला दीजिए, बस वो कोई ख्वाब था। वो उठी गुलनाज और वॉशरूम में चली गई और तभी उसी वक्त आयशा ने देखा तकिए के पास बेइंतहा सफ़ेद मोतिये के फूल पड़े हैं। एकदम आयशा को समझ आ गया कि दादी ने कितना मना किया हुआ है। देखो लापी फिर भी रात के टाइम ये तोड़ आई है, क्योंकि जब तक वो खाना खा रहे थे उस वक्त तक तो फूल नहीं थे, और जब वो खाना खाने के बाद आयशा आके बिस्तर पर लेट गई थी उस वक्त भी बिस्तर पर फूल नहीं थे। तभी वो समझ गई कि रात को वॉक करते हुए आप ही ने तोड़े हैं। जब शाम हुई, दोनों बहनें बैठी तो देखा अजीब सी बेचैनी का शिकार है गुलनाज। आयशा ने पूछा, आप ही क्या हुआ है? आप तो सुबह कह रही थी कोई बुरा ख्वाब भी देखा और उसके बाद आप घबराई हुई सी हैं, मैं आपको महसूस कर रही हूं आप बेचैन सी हैं। वो बोली, हाँ बहुत ही अजीब सा ख्वाब था। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा कौवा है, काला स्याह कौवा जो बहुत बड़ा है। उसकी चूंच के अंदर सफेद मोतियों की माला है और 2 गजरे हैं। एक माला जैसे कोई गले में पहनता है और 2 गजरे जो हाथों में पहनता है। और वो कौवा मेरी तरफ देख रहा है और मैं खड़ी टहल रही हूं, और देखते ही देखते वो कौवा उड़ गया है। फिर मैं देखती हूं ख्वाब में कि मैं कहीं जा रही हूं और वो कौवा मेरे साथ साथ उड़ रहा है। एक सफेद खास सी एक खिड़की है, उस खिड़की के अंदर वो कौवा बैठा हुआ है। मैं उठती हूं और परेशान होती हूं कि ये मेरा कमरा तो नहीं है, ये कैसी खिड़की है और उस खिड़की के अंदर वो कौवा बैठा हुआ है।
मैं उसको उड़ाती हूँ, वो उड़ता नहीं है बल्कि अपने मुंह के अंदर वो तीनों, जो एक गजरे, दो गजरे और एक मोतियों की माला जो थी, मेरी तरफ फेंकता है, मेरे ऊपर डालता है और उड़ सा जाता है। और मैं डर गई हूँ। आयशा ने कहका लगाया और कहा, आप भी ना, ये ख्वाब देखा आपने? दादी बहुत लेक्चर देती हैं ना, डराती हैं, बातें ऐसे करती हैं। आपने उस रात को फूल तोड़े थे, फूल तोड़ने की वजह से आपके दिल में एक वहम पैदा हो गया होगा, खौफ पैदा हो गया होगा, तभी आप सोई हैं तो आपने बुरा ख्वाब देखा। आपकी सोच जैसी होती है वैसे ही आपको ख्वाब आते हैं, तो दादी की बातें आप कम सुना करें। यूं बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम बना कॉलेज की तरफ से दूसरे जगह पे जाने का, क्योंकि उन्होंने कहानी में कहा कुछ चीज़ों को हिडन कर दीजिएगा, तो मैं इसलिए चीज़ों को नहीं बता रहा। अब उस ट्रिप के अंदर दोनों बहनें जा रही थीं, आयशा भी और गुलनाज भी। बस खचाखच भरी हुई थी, तमाम स्टूडेंट वहाँ पे बैठी हुई थी, दोनों बहनें साथ ही बैठी हुई थी, आयशा और गुलनाज, और बस रवां दवां थी एक ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे बर्फ़ का मौसम था और तमाम स्टूडेंट्स बर्फ़बारी देखने के लिए जा रही थीं। ये कंप्लीट लड़कियों से भरी हुई बस थी। लड़कियां आपस में गपशप करती, गाने गाती, कहके लगाती, शरारतें करते हुई बैठी हुई थी कि एकदम से आयशा कहती है कि मेरी निगाह पड़ी आपी की तरफ, देखा मैंने आपी काफ़ी घबराई हुई है। मैंने कहा आपी क्या हुआ? तो आपी ने बाहर खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही देखा तो वहाँ पे एक कौवा था जो खिड़की के साथ साथ उड़ रहा था। मैंने इधर उधर देखा तो मैंने कहा आपी मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्या है? तो उन्होंने एक उंगली का इशारा किया तो मुझे समझ आ गया ये कौवे की तरफ इशारा कर रही है। मैंने कहा हाँ आपी कौवा है, उड़ रहा है, तो इसमें ऐसा क्या है? तो बोली ये काफ़ी देर से मेरे साथ साथ उड़ रहा है। अरे आपी आप भी ना, तो कौवे तो उड़ते रहते हैं, आप इतनी क्यों उसको करिए, छोड़ें इसको, बातें करें। और यूं उसने उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश की। बस चलती रही, आगे बढ़ती रही, यहां तक कि वो वहीं पहुंच गए जिस जगह पे उन्होंने पहुंचना था। इंतजामिया ने पहले ही कमरे वगैरह बुक कराए हुए थे। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हुई, लड़कियां हाल नुमा एक जगह सी थी, वहां पे सारी बैठी गपशप करने के लिए, तो एकदम से सामने खिड़की की तरफ निगाह पड़ती ही गुलनाज अजीब सी हो गई। उसने अपनी बहन की तरफ देखा, आयशा की तरफ। आयशा ने कहा क्या हुआ? तो कहती है वो देखो वही खिड़की जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, ये बिल्कुल वैसी ही खिड़की है, सफ़ेद कलर की। इसको एक सेकंड में ही मैं देखते ही पहचान गई, तो ख्वाब वाली खिड़की है। अरे आपी क्या हो गया है? ये वैसे एक नॉर्मल सी खिड़की होगी। तो उसी वक्त ठंडक का एहसास हुआ। उस खिड़की के ज़रिए काफ़ी ठंडी यख हवा अंदर आ रही थी। तो लड़कियां बोली गुलनाज तो उठी हुई है ना यार, इसको बंद ही कर दे, ठंड आ रही है। तो गुलनाज आगे बढ़ी और उस खिड़की को बंद करते हुए डर रही थी कि इस खिड़की में, कभी उसने ख्वाब में देखा था कि इस खिड़की में कौवा आके बैठता है, और उसको लगा जैसे अभी आके कौवा बैठेगा। वो डरते डरते खिड़की के पास गई, लेकिन खिड़की में कुछ भी नहीं था। आयशा पीछे खड़ी थी, जल्दी से बोली हट जाए आपी, मैं बंद करती हूँ। आयशा ने खिड़की बंद कर दी। वो लड़कियां वहां बैठ गईं, गपशप करती रहीं और उसके बाद उठी अपने अपने कमरों में चली गईं। जब सुबह उस कमरे में फिर से सारी दाखिल हुई तो उन्होंने देखा खिड़की खुली हुई है। तो एक लड़की ने कहा यार तुम लोगों ने रात खिड़की बंद नहीं की थी? देखो तभी कमरा इतना ठंडा हुआ है, अगर खिड़की बंद होती तो कम से कम यहाँ पे आप सबने बैठना होता है, जितने दिन हैं यहाँ ही नाश्ता करना होगा, बैठना होगा, खिड़की तो बंद कर देते। तो आयशा बोली यार मैंने कर दी थी, आप ही करने लगी थी तो मैंने बंद कर दी थी। और उसी वक्त गुलनाज जब खिड़की के पास गई तो खिड़की तो खुली हुई थी और वहीं खिड़की के अंदर ही एक कौवे का पर पड़ा हुआ था। जैसे कोई कौवा आके बैठता है और अपना पर गिरा के जाता है, उसका पर पड़ा हुआ था। वो पर को देख के चौंक सी गई। खैर लड़कियां नाश्ता वाश्ता किया, तैयार हुई और उसके बाद बर्फ पे खेलने के लिए वो सब तैयार थी। गर्म कपड़े पहने वो सारी बर्फ से खेल रही थी। खेलते खेलते तभी गुलनाज की निगाह पड़ी तो वहां पे एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान हाथों में एक उसी पहाड़ों की तरह एक वो बनी हुई एक बास्केट होती है, पहाड़ों की लकड़ी की बनी हुई खास मखसूस, वो एक बास्केट उठाए हुए खड़ा है और गुलनाज को देखता जा रहा है। शक्लो सूरत से वो हसीनो जमील उसी खूबसूरत
पहाड़ी इलाके का नौजवान नजर आ रहा था, जिसके लाल लाल गाल थे, होंठ ऐसे गुलाब की पंखड़ियों की तरह, हसीन और जमील सा नौजवान था। कपड़े उसने बज़ाहिर एक गांव के लड़कों की तरह पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही हसीन था। लड़कियां उसको देखना शुरू हो गई और उससे बोली, ए कौन हो तुम, और क्या ये गजरे बेचने आए हो? उसने उसी बास्केट के अंदर, जो लकड़ी की बनी हुई बास्केट थी, उसके अंदर मोतियों के, सफेद मोतियों के हाथों में पहनने वाले गजरे रखे हुए थे, और वो टिकटिकी बांधे गुलनाज को देख रहा था। तभी एक लड़की ने उसको शौक लहजे में कहा, हेलो, यूं चुटकी बजा के, हेलो किधर, हाँ किसको बेचने हैं, किसको देख रहे हो? तो बोला, ये गजरे देने हैं। किसको देने हैं? वो लड़की बोली। उसने गुलनाज की तरफ इशारा किया और कहा, ये इसके लिए हैं। अच्छा, और बाकियों को नहीं दे सकते? चले मैं आपसे खरीदती हूं, कितने के बेचोगे? तो बोला, ये बिकाऊ माल नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस सामने वाली लड़की के लिए है। और इस अंदाज में उसने वो गजरे आगे की तरफ किए जैसे देना चाह रहे हो, तो लड़कियों ने शोर मचा दिया, निकालो इसको, कौन है ये? गुलनाज परेशान होना शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। जब लड़कियों ने शोर मचाया तो वो लड़का वहां से चला गया। लेकिन गुलनाज इसके बावजूद के शरारतें करने में, लड़कियों के साथ शोल मेला करने में मसरूफ हो गई थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज थी कि ये कौन था जो मुझे गजरे देने के लिए आया था। मैंने कौवे को उड़ते हुए देखा है, मैंने खिड़की के अंदर कौवे को नहीं देखा, लेकिन उसका पर देखा है, खिड़की का बिल्कुल वही डिजाइन, वही कलर देखा है, और फिर से ये गजरे लेके मेरे पास कौन आया है जो पैसे भी नहीं लेना चाहता और गजरे देना चाहता है? क्यों? वो अजीब सी हो गई। सारा दिन उन्हें हल्ला गुल्ला किया, और जब शाम को उसी कमरे में पहुंचे तो वो खिड़की फिर से खुली थी और उसके अंदर एक पंख पड़ा था कौवे का। एक लड़की आगे बढ़ी और उसने उस पंख को उठाया और कहा, देखो भाई, कौवे का पंख पड़ा है, पता नहीं कहां से आया। उसने उठाया और पंख को नीचे फेंक दिया, खिड़की बंद कर दी। वहीं पे बैठ के सबने खाना वगैरह खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। और सुबह फिर से जब उस कमरे में दाखिल हुए तो उसकी खिड़की फिर से खुली थी और उसके अंदर पंख पड़ा था। और उस लड़की ने पंख उठाया और कहा, भाई क्या मसला है? मैंने कल फेंका था, देखो फिर से एक पंख पड़ा है। पता नहीं कौन खिड़की खोल देता है, मसला क्या है? ये बातें किसी की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आयशा को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि गुलनाज बिल्कुल ही अजीब सी होती जा रही थी। उस दिन उन्होंने फिर हल्ला गुल्ला किया और उससे अगले दिन शॉपिंग करनी थी और वापसी घर की तरफ जाना था। जब वो लोग शॉपिंग कर रहे थे तभी गुलनाज की निगाह पड़ी एक जगह पे, मार्केट में वही लड़का खड़ा हुआ था। अब उसके हाथ में लकड़ी की बनी हुई वो बास्केट तो नहीं थी, लेकिन उसके दोनों हाथों में गजरे थे, और वो गजरे हाथों में पकड़े इस अंदाज में खड़ा गुलनाज को दूर से घूर रहा था। गुलनाज की जैसे ही निगाह पड़ी तो वो एकदम से डर गई, और तभी उसकी बहन आयशा ने भी देख लिया कि ये तो वही लड़का फिर से गजरे पकड़ के खड़ा है। कौन है पागल जो मेरी बहन के पीछे पड़ गया है? आयशा जानती थी, खूबसूरत तो आयशा भी थी, लेकिन आयशा जानती थी उसकी बड़ी बहन बला की हसीन और जमील है। सारी लड़कियां उसकी बहन की बहुत तारीफ करती थी कि ऐसी हसीन लड़की हमने नहीं देखी। उस ट्रिप से वापस तो घर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद गुलनाज बदली बदली सी हो गई। उसका चहकना, उसका वॉक करके पढ़ते हुए बात, सबक याद करना, सब कुछ अजीब सा हो रहा था। कॉलेज के अंदर भी गुमसुम थी, लड़कियां नोट कर रही थीं। आयशा तक भी ये बात पहुंची, क्या हुआ है, गुलनाज चुप चुप सी है। लेकिन उस रात आयशा और गुलनाज अपने कमरे में सोईं, और जब सुबह आयशा की आंख खुली तो उसने देखा गुलनाज कमरे में नहीं है। वो समझी शायद जल्दी उठ गई होगी। वॉशरूम से फारिग होके जब उसने देखा अभी तक गुलनाज नजर नहीं आ रही, तो वो गुलनाज को देखती हुई जब बाहर गई तो ये देख के हैरान रह गई। गुलनाज उन्हीं सफ़ेद मोतियों की, वो जो फूल लगे हुए थे, क्यारी लगी हुई थी, उसी के पास नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। वो भागती हुई गई और बोली, आपी 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 आपी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन वो बेहोश थी। भागती हुई गई, अम्मी अब्बू को बताया, दादी को बताया, सारे भागते हुए आ गए। उसको उठाया गया और बिस्तर पर लिटाया गया। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गई। सारे घर वाले परेशान हो गए। उससे पूछा, क्या हुआ है? तुम वहां पे कैसे गिरी सुबह सुबह, क्या हुआ?
उसको कुछ भी याद नहीं था। वो खुद परेशान होकर बोली, मुझे नहीं पता मैं उधर कैसी गई हूँ, पता नहीं, और वो चुप सी हो गई। वालिदैन यकीनन सी बात है परेशान इस बात पे ज़रूर हुए, लेकिन दादी सबसे ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अगली रात फिर से ऐसे हुआ। सुबह होते ही बिस्तर पे जब उसने देखा आयशा ने आपी नहीं है, तो वो तेज़ी से उठी और बाहर गई। उसी मोतियों के फूल की जो क्यारी थी उसके पास वो बेहोश पड़ी हुई थी। फिर से वो दादी और माँ बाप को बुला कर ले आई। ये दूसरी दफ़ा आज हुआ था। तीसरे दिन फिर से ऐसे हुआ तो सब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। अब जब तीसरी रात ऐसा हुआ तो उसके बाद दादी ने कहा, आयशा तुम साथ सोती हो, ध्यान रखो क्या हो रहा है। आयशा कहती है, मैंने दादी से कहा मैं जागूंगी, मैं देखूंगी मैं क्या होता है। आयशा ने सोने के लिए बिस्तर पर तो लेट गई, लेकिन जागती रही, यहां तक कि उसने देखा उसकी बहन गहरी नींद सो चुकी है। रात का कौन सा पहर था कि उसको एकदम से गुलाब के फूलों, मोतियों के, सफ़ेद मोतियों के फूलों की खुशबू आनी शुरू हुई। और जैसे ही फूलों की खुशबू आई तो एकदम से उसकी आंखें भरना शुरू हो गई, जैसे उसको गहरी नींद आ रही हो। वो जैसे जैसे खुशबू को सूंघती जा रही थी उसकी आंखें बंद होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो सो गई। और सुबह आयशा उसी तरह बाहर बेहोश, गुलनाज बाहर बेहोश मिली। तो दादी ने कहा, तुमने तो जागना था। उसने कहा, दादी मुझे ये याद है कि मैंने एक मोतियों की खुशबू को सूंघा था और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। दादी एक गहरी सोच में पड़ गई और बोली, आज रात को मैं तुम्हारे साथ लेटूंगी। आयशा गुलनाज कमरे में सोने के लिए तो लेट चुकी थी, लेकिन आज उनके साथ दादी भी सो रही थी। दादी मुसलसल लेटी रहीं और अपनी तस्बीह करती रहीं कि रात का एक मखसूस पहर जब शुरू हुआ तो उसी वक्त कमरे के अंदर सफेद मोतियों के फूलों की खुशबू फैल गई। ऐसी तेज खुशबू फैल गई कि दादी हैरान रह गई। और उसी वक्त दादी ने देखा कि गहरी नींद में सोई हुई गुलनाज अपनी जगह से उठकर बैठ गई है। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और इस अंदाज में उठ के बैठी है जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से उसको उठा रहा हो और ऑर्डर दे रहा हो, जैसे उसका दिमाग किसी और के कब्जे में हो। और इसी तरह बिस्तर से वो नीचे उतरी, उसने जूते तक नहीं पहने और वो चल के बाहर की तरफ जाना शुरू हो गई। उसी वक्त दादी ने आयशा को भी उठा दिया था और आयशा ने भी देख लिया कि बहन बिल्कुल उठ के बैठी है। और जैसे ही वो बिस्तर से नीचे उतरने लगी, दादी ने फौरन इशारा किया, उठो और इसको पकड़ें। वो जैसे ही चलती हुई दरवाजे के पास गई, जो दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको खोलने लगी। दादी ने उसको पकड़ लिया और जैसे ही दादी ने उसको पकड़ लिया, आयशा ने भी उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। वो नींद की सी हालत में थी, जैसे बेहोशी की सी हालत में, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उन दोनों ने पकड़ के उसको बिस्तर पर लिटा दिया। तभी बाहर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जैसे ही बिल्कुल मामूली सी, जैसे गौर करने पे महसूस होता था दस्तक हो रही हो। आयशा ने कहा, लगता है बाहर हवा चल रही है। दादी ने कहा, नहीं, कोई दस्तक दे रहा है। नहीं दादी, मेरे ख्याल में हवा से दरवाज़ा हिल रहा है। लेकिन दादी मुसलसल पढ़ती रहीं और आयशा को कहा, इसके पास बैठ जाओ। आयशा गुलनाज के पास बैठ गई। दादी खड़े होकर पढ़ती रहीं, उस पर दम करती रहीं, अपने ऊपर दम करती, आयशा पे दम करती और गुलनाज पे दम करती। जैसे कैसे रात गुजर गई। उसी वक्त दादी ने आयशा और गुलनाज के माँ बाप से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोग फौरी तौर पे इसको मस्जिद के इमाम साहब के पास ले चलें। वालिदैन पहले ही परेशान थे, दादी ने उनको रोका हुआ था, वरना वो जो 3 दफ़ा पहले बेहोश हुई थी उस पर ही बहुत कुछ करना चाह रहे थे। दादी ने कहा था, अभी रुक जाओ, मुझे ज़रा देखने दो। यूं इमाम साहब के पास लेकर गए। इमाम साहब ने पढ़ाई वगैरह की और पढ़ाई करके बोले, आपकी बच्ची के साथ एक जिन अटैच हो चुका है, बहुत ताकतवर जिन है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। मैं आप लोगों को एक डोरी बना के देता हूँ, वो डोरी उसके हाथों में पहना दें, वो डोरी उतरनी नहीं चाहिए। जब तक वो डोरी उसके हाथ में रहेगी
वो जिन उसके पास नहीं आएगा। उन्हें घर जाते ही गुलनाज के हाथ में डोरी पहना दी, क्योंकि गुलनाज इन दिनों में कॉलेज भी नहीं जा रही थी, क्योंकि गुलनाज नॉर्मल नहीं थी। वो एक अजीब से खोए हुए अंदाज में रहती, दिन को भी वो खामोश रहती, उसको खाना दिया जाता तो चुप करके खाना खा लेती थी, किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, ऐसे जैसे गुमसुम सी हो चुकी थी। घर वाले पहले ही उसकी वजह से बहुत परेशान थे। उस रात धागा उसके हाथ पे बांध दिया गया और आयशा और गुलनाज अपने कमरे में सोने के लिए लेटी हुई थी। आयशा डरती तो ज़रूर थी, लेकिन मामला बहन का था और बहन को इस तरह परेशान नहीं देखती थी, तो वो हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई थी। उसको अपनी बहन से बहुत प्यार था। वो जागती रही, वो जागती रही, वो जागती रही। उसकी बहन गहरी नींद सोई रही और उसको लगा कि नहीं, आज उसके हाथ में धागा बंधा हुआ है, आज वो नहीं उठेगी। पता नहीं कब उसकी खुद ब खुद आंख लग गई और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसकी आपी किसी से बातें कर रही है। उन्हीं बातों की वजह से उसकी आंख खुली थी। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली और कमरे में एक बोलने की आवाज आई। घुप अंधेरा होने की वजह से आपी की आवाज को तो उसने सुन लिया था, लेकिन किसी और को नहीं देख सकी थी। जल्दी से उठी और उसने जैसे ही स्विच ऑन किया तो देखा आपी अपने बिस्तर पर सो रही हैं। और हैरत की बात यह थी, उनके दोनों हाथों में गजरे पहने हुए थे, सफेद मोतियों के गजरे। और वो जो धागा बांधा गया था वो उनके हाथों में धागा नहीं था। वो चलती हुई भाग के गई आपी के पास तो देखा धागा नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। तभी वो भागती हुई मां बाप और दादी के पास गई और कहा धागा नीचे पड़ा हुआ है और आपी के हाथों में गजरे हैं। दादी भागती हुई आई, आके पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनको इतना अंदाजा हो गया कि धागा तो उतर नहीं सकता था। इसका मतलब है वो इतना ताकतवर है, जो भी है, जो बताया गया था एक जिन इसके साथ है, उसने वो धागा भी उतार लिया है। और उसी सुबह आयशा दादी के पास बैठी, वो सब बताने के लिए तैयार थी। उसने कहा दादी, आपसे एक बात मैंने छुपाई है। क्या? बताओ। तो उसने कहा कैसे आपी ने फूल तोड़े थे, बालों में लगाए थे, और कैसे वो चलती हुई अंदर कमरे में आके ढेर सारे फूल लेके आई थी और उसने तकिए के पास रख लिए थे। और उसके बाद उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा था। कैसे जब हम जा रहे थे, एक काला कौवा बहुत बड़ा उड़ता हुआ साथ साथ मैंने भी देखा था। और वहाँ उस खिड़की को देखते ही आपी ने कहा था ये वही सफ़ेद खिड़की है जिसको मैंने ख्वाब में देखा है। और उसके बाद बार बार उस कौवे का पर उस खिड़की में मिलता था, फेंका जाता, फिर मिलता था। और किस तरह एक लड़का जो इंतहाई हसीन व जमील था, जो गजरे लेकर आया था आपी को देने के लिए। जब से मैंने वो जिन वाली बात सुनी है, मुझे डर सा लग गया है। वो लड़का कौन था जो गजरे देने आया था? कहता था इसके कोई मोल नहीं है, ये इनके लिए हैं। दादी परेशान हो गई कि मैंने सख्ती से मना किया था रात को फूल नहीं तोड़ने। देखा ना, मेरी बात ना मानने का नतीजा, कितनी बड़ी मुसीबत पे फंस गए हैं कि कारी साहब का दिया हुआ धागा भी गिर गया है। इसका मतलब है उनका अमल इससे ज्यादा नहीं है। अब वाले साहब को कहा गया कि आप कोई और जानने वाला, मिलने वाला ढूंढें जो अमलियात जानता हो ताकि इलाज किया जा सके। वाले साहब के एक दोस्त थे, वो अमलियात वगैरह जानते थे। उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं मसले को हल कर सकता हूं। दिन सारी आपी ठीक रहती थी। जैसे ही शाम होती थी उनकी तबीयत खराब होने लगती थी। उनकी आंखें कभी कभी लाल सुर्ख हो जाती थी। वाले साहब शाम को अपने दोस्त को लेके जैसे ही गुलनाज के कमरे में दाखिल हुए तो गुलनाज खिड़की खोले खिड़की से दूसरी तरफ देख रही थी। वाले साहब और उनके दोस्त जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो वाले साहब ने आवाज़ दी, गुलनाज बेटा, गुलनाज। और जैसे ही गुलनाज ने पीछे मुड़कर देखा वालिद की तरफ तो उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा चल रही हो और हवा की वजह से वो बाल लहरा रहे हों, लेकिन वहां पे कोई हवा नहीं थी। लेकिन उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, ऐसी आंखें जिसको देख के वाले साहब भी एकदम से डर गए। और उसी वक्त
वालिद साहब के साथ खड़े हुए उस शख्स को देख के उसने बग़ैर आंखों को झपकाए, पलकों को बग़ैर झपकाए इस अंदाज़ में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जैसे वो हमला करने के लिए तैयार हो। उसके हाथ इस अंदाज़ में आगे की तरफ उठे हुए थे जैसे वो गला दबाना चाहती हो। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जब वो आगे आने लगी तो वालिद साहब भी डर गए और उनके साथ जो दोस्त खड़ा था वो मुसलसल कुछ पढ़े जा रहा था, लेकिन गुलनाज की आंखें लाल सुर्ख और बाल लहराते हुए और वो एक अजीब ही मखलूक नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि जब वो करीब पहुँची उसने वालिद साहब के दोस्त का गला दबाना शुरू कर दिया। वो एकदम से गला दबाती जा रही थी। वालिद साहब ने उसके दोनों हाथ पकड़ के छुड़ाने की कोशिश की तो पता लगा उस मासूम सी नाजुक सी लड़की के बाजू में इतना ताकत है कि वालिद साहब उसका गला नहीं छुड़वा पा रहे थे और दोस्त का सांस बंद होता जा रहा था। उधर से भागती हुई माँ भी आ गई, उधर से आयशा भी आ गई। सब जोर लगा रहे थे लेकिन उसके हाथों की गिरफ्त इतनी सख्त हो चुकी थी कि अगर मज़ीद कुछ लम्हे इसी तरह वो गला दबाए रखती तो वो दोस्त मर जाता। मुश्किलों से जैसे कैसे उसका गला छुड़वाया गया और वो शख्स भागता हुआ बाहर की तरफ चला गया। वालिद साहब गुलनाज को पकड़ के बिस्तर पर लिटाया। उसकी आंखें अभी तक लाल सुर्ख थीं लेकिन खामोशी से वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। और उसी लम्हे वालिद साहब बाहर दोस्त के पास गए जो गेट के बाहर खड़ा हाँप रहा था और वो बोला, ये बहुत ताकतवर है, मैं चाहूं भी तो इसको नहीं निकाल सकता, मैंने इसकी ताकत देख ली है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आपको इंतज़ार करना होगा, मेरे पीरो मुर्शिद हैं जिनसे मैंने सीखा है वो ज़रूर निकाल सकते हैं, मैं आपकी मज़ीद मदद नहीं कर सकता, मैं इजाज़त चाहता हूं। वालिद साहब उसको बाकायदा छोड़ कर आ गए। उधर घर के अंदर एक कोहराम मच चुका था। उसकी हालत अब खुल के सामने आ गई थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख रहना शुरू हो गई थी। गुलनाज हर वक्त गुस्से में रहती, उसके बाल लहराते और कमरे के अंदर से मोतियों के फूलों की हर वक्त खुशबू आती। तभी एक रात अब आयशा साथ सो रही थी। रात को वो गहरी नींद सो जाती और दादी को बताती। दादी उससे पूछती कि तुम्हें गहरी नींद कैसे आ जाती है? वो कहती, दादी पता नहीं, मैं सोती हूं तो बहुत ऐसी गहरी नींद आती है, आंख ही नहीं खुलती। दादी ने उसको एक तस्बीह पढ़ने के लिए बताई कि रात को ये तस्बीह पढ़ते हुए सोना, तुम्हें नींद नहीं आएगी। आयशा जहां डरी हुई थी, खौफजदा थी, वहां उसको अपनी बहन की भी फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि बहन को अकेला छोड़ दे और मेरी बहन को नुकसान पहुंचे। दादी की बताई हुई तस्बीह वो पढ़ती रही और लेटी रही। उसकी आंख लगना शुरू हुई। उसी वक्त मोतियों के फूलों की खुशबू कमरे में फैल रही थी। आज उसने लाइट ऑन रखी हुई थी और जब मोतियों के फूलों की खुशबू कमरे में फैलने लगी तो उसको गनूदगी सी आने लगी। लेकिन उसको जो तस्बीह बताई गई थी वो मुसलसल पढ़ती रही तो उसने देखा उसको नींद नहीं आ रही। और उसी वक्त उसकी आपी उठकर बैठ गई। उनकी आंखें खुल गई थीं और उसी वक्त जो मंजर आयशा की आंखों के सामने था, आयशा अगर ये फैसला ना कर चुकी होती कि मैंने अपनी बहन को हर सूरत में बचाना है तो शायद वो बेहोश हो चुकी होती। कि तभी उसने देखा कि रात के उस पहर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ घुप अंधेरा है। सिर्फ यही एक कमरा था दोनों बहनों का जिसकी लाइट फुल जल रही थी और आयशा मुसलसल पढ़ रही थी कि जिस लम्हे खुशबुओं मोतिये के फूलों की, सफ़ेद मोतियों के फूलों की कमरे के अंदर खुशबू फैल गई तो उसी वक्त बहन उठ के बैठ गई और उसी वक्त धड़म से दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। आयशा अभी तक लेटी हुई थी। उसने अपनी मुकम्मल आंखें नहीं खोली थी, जैसे वो डर भी रही थी। उसकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी, कपकपार भी रही थी। उसने हल्की सी आंख खोली हुई थी और तभी उसने देखा जब दरवाज़ा धड़म करके खुल गया है तो वही नौजवान लड़का जिसको उन्होंने उधर बर्फ के अंदर खेलते हुए देखा था, वो गजरे अपने हाथ में लेकर आया था, वही लड़का एक खूबसूरत से लिबास को पहने हुए कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है और उसके दोनों हाथों के अंदर सफेद मोतियों के गजरे हैं और एक शाहाना अंदाज में चलता हुआ वो गुलनाज के पास पहुंचा और गुलनाज को देखकर बोला,
रूनान आ गया है। गुलनाज, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रूनान। अपने हाथ आगे करो। गुलनाज ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और उसने अपने हाथों में पकड़े हुए सफ़ेद मोतियों के गजरे उसके दोनों हाथों में पहना दिए। 3 गजरे इस हाथ में, 3 गजरे इस हाथ में। और फिर वो कहना शुरू हो गया, गुलनाज अब हमेशा के लिए रूनान की है। मैं सारा दिन इंतज़ार करता हूं कि रात हो और मैं अपनी गुलनाज को देख सकूं। इतनी जुमले सुने थे कि वो एक कमज़ोर सी लड़की आयशा, जो इतनी मुश्किलों से ये सब कुछ सुन पाई थी और देख पाई थी, जिसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी इतने लम्हों में, इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद, कि मज़ीद उसके अंदर हौसला ना रहा और वो बेहोश हो गई। जब सुबह हुई तो सारे घर वाले आयशा के इर्द गिर्द जमा थे, आयशा को होश में ला रहे थे। गुलनाज भी जाग चुकी थी और वो भी अपनी बहन को होश में लाने के लिए कोशिश कर रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस अंदाज में कि जैसे वो नॉर्मल थी। और जैसे वो होश में आई, नॉर्मल हुई, उसने बहन की तरफ देखा तो बहन भी सामने इस अंदाज में खड़ी थी जैसे नॉर्मल हालत में होती है। दादी समझ गई। दादी फौरन इशारा किया, अगर कुछ है तो मत बोलना। कुछ देर सारे उसके पास बैठे रहे और उसके बाद उठ गए। दादी मौके की तलाश में थी और दादी ने फिर उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने सारा मंजर दादी को बता दिया कि जैसे मैंने उस लड़के को देखा था वही लड़का था। एक बहुत बादशाहों की तरह का लिबास पहन के अंदर आया था। रूनान नाम है उसका। तभी दादी ने कहा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आज मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी। उससे अगली रात दादी कमरे में मौजूद थी। आयशा को भी पढ़ने के लिए तस्बीह बता दी गई थी। दादी भी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही थी। और रात का जैसा ही 12:30 का टाइम हुआ, पूरे कमरे के अंदर मोतियों की खुशबू फैल गई। और उसी वक्त गुलनाज अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। कमरे के अंदर पहले ही रोशनी कर दी गई थी और जैसे ही गुलनाज उठकर बैठी तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। वो इस अंदाज में उठी जैसे रोबोट उठता है और उठते ही वो बगैर जूते पहन के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगी है। इधर मैं एक बात बताना भूल गया। उससे इस रात को जब दादी अंदर सोई थी, उससे पहले वो जो उनके दोस्त थे वाले साहब के, जिन्होंने अमल किया था और उसके अमल करने वो अंदर आए थे घर में और गुलनाज ने उनकी गर्दन दबा दी थी और वो भाग गए थे। उन्होंने कहा था मेरे पीरो मुर्शिद आएंगे, वो हल कर सकते हैं। उसी दिन ही जो गुलनाज के वालिद साहब थे अपने उस दोस्त के साथ दूसरे शहर चले गए थे, उनके जो पीरो मुर्शिद थे उनसे मिलने के लिए। तो उस दिन रात को घर के अंदर गुलनाज और आयशा के वालिद मौजूद नहीं थे। वो अपनी बीवी के साथ, यानी गुलनाज की जो वालिद और वालदा हैं, वो दोनों उनके दोस्त के साथ दूसरे शहर गए हुए थे और ये कह के गए थे कि या तो हम रात को आएंगे या अगले दिन सुबह आ जाएंगे। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे, आयशा, दादी और गुलनाज। इसलिए दादी ने फैसला किया था कि वो इस कमरे में ही सोएगी। और वो दादी जानती थी आज घर में माँ बाप नहीं हैं, आज शायद वो ज़रूर आएगा, इसलिए दादी ने ही सारा एहतमाम किया था। ख़ुद भी पढ़ती रही और आयशा को भी पढ़ने के लिए बताया कि जब वो आयशा पढ़ती रही और जब गुलनाज उठकर बैठी, उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। और जैसे ही चलती हुई वो दरवाजे की तरफ जाने शुरू हुई तो दादी और आयशा जल्दी से उठी, जो पहले से तय था, दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और कहा, नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। आयशा ने फ़ौरन ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। दादी भी पढ़ी जा रही थी और गुलनाज ने लाल सुर्ख आंखों से दोनों को इस अंदाज में देखा जैसे इनको जानती तक ना हो ये कौन हो। तभी दरवाजे के बाहर उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से नॉक हुआ। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। दादी और आयशा दरवाजे के सामने इस अंदाज में खड़ी थी कि उनकी कमर, पीठ उनकी दरवाजे की तरफ थी और पकड़ के खड़ी थी उस कुंडी को कि ये कुंडी ना खोल सके
और बाहर वो खटखटा रहा था और दादी और आयशा जो अमल पढ़ रही थी वो दोनों पढ़ पढ़ के गुलनाज पे दम कर रही थी, जिसकी वजह से गुलनाज इस अंदाज में आगे बढ़ी थी कि उनको धक्का दे सके, हटा सके। उसने अपने हाथ ऐसे उठाए थे आगे की तरफ, लेकिन जैसे ही दादी ने दम किया तो उसके हाथ वहीं पे रुक गए। तो आयशा इससे तसल्ली में आई कि उसके हाथ रुक गए। आयशा ने भी फूंक मार दी, उसके हाथ मजीद पीछे चले गए। दादी और आयशा मुसलसल पढ़ के फूंके जा रही थी, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और बाहर दरवाज़ा मुसलसल खटखटाया जा रहा था। जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, इस अंदाज में जैसे दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। पहले आहिस्ता आहिस्ता था, फिर ऐसे था जैसे दोनों हाथों से कोई दरवाजे को पीट रहा हो कि दरवाजे को तोड़ डालेगा। तभी उसकी आंखें बंद हो गई सामने खड़ी हुई गुलनाज की, जैसे नींद में चली गई हो। उन दोनों के पढ़ने की वजह से और फूंक मारने की वजह से वो दोबारा से आंखें बंद कर ली थी। दोनों ने उसको कंधों से पकड़ा। दादी ने कहा इसको लिटा दो, और लेकर आए, उसको अपने बिस्तर पर लिटा दिया गया। और तभी बाहर से आवाज आई, आयशा बेटा दरवाजा खोलो, हम लोग पहुंच गए हैं, पीर साहब आ गए हैं हमारे साथ। दोनों ने, दादी ने और आयशा ने, जो उसको लिटा के उसके पास ही बैठी थी, एकदम से उठी खुशी से कि चलो मौके पे पहुंच गए हैं, दरवाज़ा खोलें। वो दादी और वो जैसे ही उठ के दरवाजे के पास गई हैं, एकदम से दरवाजे ने ज़ोर से हाथ मारा है दरवाजे पे, मत खोलना मत खोलना। आयशा परेशान हो गई, क्यों मत खोलना? दादी कुछ पढ़ना शुरू हो गई और बाहर से वाले साहब की आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, वो कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। पीर साहब भी मेरे साथ हैं, वो बाहर मौजूद हैं, हमारा कमरे में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। आयशा दरवाज़ा खोलना चाह रही है और दादी आगे खड़ी हो गई, इस अंदाज में अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली, कमर से दरवाजे की उस कुंडी को छुपा लिया कि आयशा ना खोल सके। तो दादी बोली मत खोलना इस दरवाजे को। वो बोली क्या हो गया दादी, पापा बाहर खड़े हैं पीर साहब को लेके और हम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? उसी वक्त उनकी माँ की आवाज़ आई, आयशा बेटा क्या हुआ है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? वो यहीं कहीं मौजूद है, हमें नुकसान पहुंचा देगा। आयशा दादी को हटाना चाह रही थी कि क्या हो गया है दादी को हटाए और दरवाज़ा खोले। तभी दादी बोली, नहीं बेटा नहीं, ये ना ही तुम्हारा बाप है और ना ही तुम्हारी माँ, ये सब धोखा है, वो हमें धोखा दे रहा है। कैसा धोखा? बाबा बोल रहे हैं, मामा की आवाज़ आ रही है। और एक और तीसरी आवाज़ सुनाई दी, बेटा मैं हूँ इनके साथ, ये मुझे लेकर आए हैं, परेशान मत हो, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। आयशा और घबरा गई कि अब तो पीर साहब भी बोल पड़े जो साथ आए हैं, दादी को क्या हुआ है? कि उसी वक्त दादी जो मुसलसल पढ़ने जा रही थी, जो पढ़ती जा रही थी, उनकी पढ़ने की स्पीड तेज़ हो गई और उसी वक्त उन्होंने आयशा की तरफ एक फूंक मारी। आयशा को गुस्सा आ रहा था कि वो दादी को उठाए और उठाकर फेंक दे आगे से कि माँ बाप को नुकसान ना पहुंच जाए, वो जिन है बाहर मौजूद है। कैसी ये हरकत करी है, दादी के आगे खड़ी हो गई हैं। और जैसे ही दादी ने पढ़ के आयशा पे फूंक मारी, उसको एक झटका सा लगा कि उसने झुरझुरी से ली और ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो गई और एकदम से कहती है, दादी क्या हुआ है? तो दादी ने कहा, पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। और एकदम से वो भी पढ़ना शुरू हो गई। अब बाहर से उसके बाप की, उसकी माँ की या किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी, बाहर से एक इंतहाई करख्त सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। दादी मुसलसल पढ़ रही थी। आयशा समझ गई वाकई दादी सही कह रही थी, बाहर धोखा था। अब वो अपनी गरजदार आवाज़ में कह रहा था, खोल दो दरवाज़ा, खोल दो, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। दादी ऊंची आवाज़ में बोली, मैं रब का कलाम पढ़ रही हूँ, रब के कलाम की वजह से मैं जानती हूँ तो इस कलाम को, इस दायरे को, इस हदूद को अबूर नहीं कर सकता। तोड़ दे अगर तू तोड़ सकता है, मैं जानती हूँ तो इससे आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। और दादी फिर पढ़ती रही और ऐसे से बोली, ऊंचा ऊंचा पढ़ो। दोनों ऊंचा ऊंचा पढ़ती जा रही थी। गुलनाज बेहोश लेटी हुई थी और दरवाज़ा बाहर से मुसलसल खटखटाया जा रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद बाहर से रोने की आवाज आ रही थी। अब वो बाहर खड़ा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज मुझे मेरी गुलनाज से मिलने दो, प्लीज ये पढ़ना बंद करो, मेरी गुलनाज से मुझे मिलने दो, प्लीज मेरी गुलनाज से मुझे मिलने दो। वो रोए जा रहा था। दादी और आयशा मुसलसल पढ़ती रहीं, कितनी देर पढ़ती रहीं और वो बाहर मुसलसल रोता रहा, ऐसे जैसे रोते रोते नीचे दरवाजे के साथ बैठ गया हो।
अब उसकी आवाज़ इस तरह आ रही थी जैसे वो दरवाजे के साथ नीचे टेक लगा के बैठा है और रोए जा रहा है और कह रहा है, मेरी गुलनाज से मुझे मिलने दो। यहाँ तक कि सुबह फजर की अजानें शुरू हुई तो उसका रोना बंद हो गया। फिर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जब काफ़ी देर हो गई, बाहर रोशनी होना शुरू हुई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। और उस दिन उनके वालिद साहब जिस दोस्त के साथ गए थे, पीर साहब को लेकर आ गए। उन्होंने सारी सूरत हाल बताई रात वाली पीर साहब को। पीर साहब ने कहा, अल्लाह खैर करेगा। ये दिन के तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम था कि पीर साहब गुलनाज के कमरे में दाखिल हुए। गुलनाज उठकर बैठी हुई थी। पीर साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो बोले, तू अभी तक कमरे में मौजूद है, तुझे रात हमारी आने की इतला मिल गई थी, इसलिए ही तू रात रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। तू जानता तो है तू आतिशी है और ये खाकी, आग का और मिट्टी का कैसे मिलाप हो सकता है? क्यों तू तंग कर रहा है इसको? हम आ गए हैं, अब हमारे आने का एहतराम कर और यहां से चला जा। उसी लम्हे गुलनाज के अंदर बाकायदा तौर पे हाजिरी हो गई। गुलनाज के मुंह से वही गरजदार आवाज जो रात दादी और आयशा ने सुनी थी, वही गरजदार आवाज उसी नौजवान की थी और बोला, नहीं, गुलनाज मेरी है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं इससे प्यार करता हूं। पीर साहब जो अभी तक बहुत अच्छे मूड में बोल रहे थे बोले, बस बहुत हो गया, इस बच्ची को छोड़ और जा और हमें मजबूर मत कर। हमें मजबूर किया तो बहुत गलत हो जाएगा। शाबाश, छोड़ इस बच्ची को, वरना तू जानता है हम तेरे लिए ही आए हैं। हमें गुस्सा आ गया तो हम ऐसी सज़ा दे देंगे जो बहुत खौफनाक होगी तेरे लिए। बेहतर है छोड़ इसको। वो पढ़ते रहे, वो पढ़ते रहे, वो पढ़ते रहे, आंखें बंद करके पढ़ते रहे। काफ़ी देर पढ़ने के बाद उन्होंने गुलनाज का हाथ पकड़ा और जैसे ही गुलनाज का हाथ पकड़ा, गुलनाज के वजूद को झटके लगने शुरू हो गए। गुलनाज के वजूद ने झटके लिए और वो उसके ऊपर पड़ते रहे, उसके हाथ को पकड़ के बैठे रहे। तभी उन्होंने उसके बालों के अंदर हाथ डाला और कैंची मंगवाई और बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया। और बालों का जैसे ही छोटा हिस्सा काटा गया, आग जलाकर उन बालों को आग के अंदर डाल दिया गया। उसी वक्त आयशा का वजूद, गुलनाज का वजूद झटके लेता हुआ नीचे गिरा और बेहोश हो गया। वो बोले, वो जा चुका है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैं कुछ दिनों तक इसी घर में रहूंगा। जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी का बंदोबस्त करो। जैसे ही इसकी मंगनी तय हो गई उसके बाद खतरा टल जाएगा। बस एक शर्त आप लोगों को फॉलो करनी होगी, इसके गजरे, कोई भी इसके हाथों में गजरे नहीं पहनाएगा। अगर गलती से भी आप लोगों ने इसके हाथों में गजरे पहना दिए तो फिर वो लौट आएगा। मैंने उसको भेज दिया है। जब तक मंगनी नहीं होती मैं इसी घर में रहूंगा, मंगनी होते ही मैं चला जाऊंगा। फिर कोई बात नहीं, मंगनी हो गई फिर परेशानी की कोई बात नहीं। सब खुश थे, बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, बड़ी जल्दी निकाल दिया था उस जिन को। फौरी तौर पे मंगनी कर दी गई, रिश्ता ढूंढ लिया गया। खाते पीते लोग थे, बहुत खूबसूरत थी। कई लड़के रिश्ता मांग चुके थे, कई रिश्तेदार मांग चुके थे रिश्ता। यूं फौरी तौर पे मंगनी कर दी गई और पीर साहब वहां से रवाना हो गए। ये मेहंदी की रात थी। सारी लड़कियां मेहंदी वगैरह लगा रही थी। बिल्कुल गुलनाज नॉर्मल हो चुकी थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, हंसी खुशी सब कुछ। वो शादी में शिरकत थी कि लड़कियों को इस बात का किसी ने नहीं बताया था। वो सफ़ेद मोतियों के गजरे बना के लाई और उन्होंने उसी वक्त उसके हाथों में पहना दिए। जैसे ही उसके हाथों में वो गजरे पहनाए गए तो उसी वक्त उस कमरे से एक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। घर वाले भागते हुए वहां गए तो देखा उसके हाथों में सफ़ेद मोतियों के गजरे पहने हुए हैं। गुलनाज बेहोश हो चुकी है और लड़कियां कांप रही हैं। उनसे पूछा, क्या हुआ, ये तुमने क्या कर दिया? अब सब लड़कियों को तो नहीं पता था, पूरे घर को तो ये ऐलान नहीं कर सकते थे कि गजरे नहीं पहनाने, जिन्नात ने कहा है या कुछ भी है, छुपाया जाता है। लेकिन गलती हो चुकी थी और लड़कियां इतनी डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने एक
भयानक शक्ल का साया पीछे से गुजरते हुए देखा है और गुलनाज बेहोश हो गई है। उधर जो सामान जहेज का बनाया गया था खुद ब खुद उसको आग लग गई और खबर आई गुलनाज का होने वाला मंगेतर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच गया है। उसका रोड का एक्सीडेंट हो गया था। घर वाले समझ गए कि उसी गजरे पहनाने की वजह से उस शर्त को तोड़ दिया गया है, गलती हो गई है और वो वापस लौट आया है। शादी कैंसिल हो चुकी थी, जहेज जल चुका था, मंगेतर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में था। वो घर खुशियों से मातम में बदल चुका था। शुक्र है किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई थी, लेकिन अब गुलनाज मुसलसल बेहोश रहने लगी थी और मुसलसल अब रात होते ही आयशा उस कमरे में भी नहीं सो पा रही थी। दादी ने उसको मना कर दिया था उस कमरे में नहीं सोना, क्योंकि एक रात ही आयशा सोई थी, लेकिन उसकी ऐसी चीखें बुलंद हुई थी और वो डर कर भागी थी और उसने घर वालों को बताया कि मैं सोई हुई थी और मेरी आंख खुली है तो पूरे कमरे के अंदर जलजला आ रहा था, पूरा कमरा जोर जोर से हिल रहा था। और जब मेरी आंख खुली है, मैंने कहा शायद जलजला आ रहा है, जब मैंने देखा तो एक इतनी बड़ी जिसामत का साया मौजूद था जिसके पांव तो शायद ज़मीन पे होंगे, लेकिन उसका पूरा वजूद कमरे की छत के ऊपर फैला हुआ था। वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता था, इसका कद इतना लंबा था, इसलिए उसके पांव ज़मीन पर थे और उसकी कमर पूरी छत को घेरे हुई थी। वो इतना खौफनाक काला स्याह था कि मैं चीखती हुई बाहर भाग आई हूं। घर वाले अंदर नहीं गए। सुबह हुई तो गुलनाज सो रही थी। फौरी तौर पे पीर साहब से राब्ता किया गया और पीर साहब को जब बताया गया तो वो गुस्से से बोले, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। वो वापस आ गया है, वो बहुत ताकतवर है, अब मुझे उससे लड़ना होगा। जब वो वापस आए तो अभी वो रास्ते में ही थे कि घर के अंदर ऐसा तूफान आ गया। गुलनाज ने चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। अंदर से वो ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी कि घर वाले इंतहा के डरे हुए थे और वो इधर इधर चीज़ें तोड़ती फिर रही थी। मुश्किलों से चीज़ों को बचाया गया, उसके हाथ पांव को बांधा गया, मुश्किलों से उसको कंट्रोल कर दिया गया, वरना शायद आज पूरे घर को वो तोड़ देती, आग लगा देती। जब पीर साहब आए तो गुलनाज बंधी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। उसके अंदर वो बोल रहा था। पीर साहब ने आते ही कहा, ए खबीस तू फिर आ गया। और गुलनाज के अंदर से बोले, हाँ मैंने कहा था ना मेरी शर्त को मत तोड़ना। अब मैं खुल के बताता हूँ, ये मेरी है, आज मैं इसको लेके जाऊँगा, आज मैं हर सूरत इसको लेके जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मरना पड़े मैं मर जाऊँगा, लेकिन इसको लेकर जाऊँगा। पीर साहब उससे बोले, तू क्यों नहीं इस बात को समझता, ये एक इंसान है, आदम है और तू जिन है, तू आतिशी है, ये खाकी है, तुझे पहले भी समझाया था, तो क्यों इसके पीछे पड़ा है। तो वो बोला, मैं इससे प्यार करता हूं, इससे जनून की हद तक प्यार करता हूं, इसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो पीर साहब बोले, तुझे अगर प्यार हुआ है, तूने ये सोचा, तूने अपनी मखलूक जिन्नात से प्यार क्यों नहीं किया, तूने एक आदमजादी से क्यों किया है। तो वो जिन बोला, क्या प्यार पे भी किसी का कंट्रोल होता है, क्यों होता है प्यार। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्यार क्यों हो जाता है, क्यों हुआ है मुझे इससे प्यार, ना होता मुझे इससे प्यार, मेरे बस में थोड़ा है, अब प्यार हो गया है, मैं कैसे पीछे हटूं। मैं इसके बारे में सोचता हूं तो जीता हूं, इसके उसको छोड़ने का सोचता हूं, मरने लगता हूं। तो पीर साहब बोले, हाँ प्यार सच्चा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं। ये इजाज़त ही नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। तुम तो इंसानों को देख सकते हो, तुम इंसान देख तक नहीं सकते। तुम एक लड़के का रूप धार के आ जाते हो जो बहुत ही इंतहाई हसीन और जमील है, जिसको वो देखती है खुश हो जाती है। क्या तुम अपने असली रूप में इसके सामने आ सकते हो? एक दफ़ा तो इसके अपने असली रूप में आओ, ये खुद ही तुम्हें इनकार कर देगी। वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरा रूप बहुत भयानक है, लेकिन मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा, इससे शादी करूँगा, इससे निकाह करूँगा, मैं मुसलमान हूँ और हमेशा इसके सामने एक ही रूप में रहूँगा। पीर साहब बोले, नहीं आज तुम्हें जाना होगा, वरना यकीन मानो मुझे तुम्हें आज जला देना होगा। उन्होंने कहा, सब कमरे से बाहर चले जाएं। अब कमरे के अंदर पीर साहब थे और गुलनाज थी,
किसी ने कुछ नहीं देखा, अंदर क्या होता रहा, बस एक आवाज़ें थी जैसे एक लड़ाई हो रही हो, शदीद किस्म की लड़ाई, चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती, दरो दीवार हिलने की आवाज़ें आती, किसी चीख की आवाज़ आती और एक उधम मचा हुआ था। काफ़ी देर के बाद वो उधम बंद हुआ और दरवाज़ा खोल के पीर साहब आए। वो हाँप रहे थे, उनको पसीना था और ऐसा था जैसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ कर आए हों और बोले, वो चला गया है लेकिन वो बहुत ताकतवर है। मैं भी गलत फहमी का शिकार हो गया था। पिछली दफ़ा जितनी आसानी से चला गया था, इस दफ़ा वो मरने मारने के लिए तैयार था। मैंने मुश्किलों से बच्ची को बचाया है, वरना वो मार देता उसको भी। उसकी 2 शर्तें हैं। एक, कभी भी दोबारा इसके हाथ में मोतियों के गजरे पहनाए गए तो वो इसको अपने साथ ले जाएगा, और ये भी मैं आपको बता दूं, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको बचाना। और दूसरा, अगर इसकी शादी की गई तो उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होगा, वो इसको मार डालेगा और उसको असल में एक वजूद, मुर्दा वजूद यहाँ फेंक जाएगा, इसको साथ ले जाएगा। इतनी शदीद लड़ाई के बाद भी मुझे उसकी 2 शर्तें माननी पड़ी है कि एक तो इसकी शादी नहीं होगी, दूसरा ये गजरे कभी अपने बाजू में नहीं पहनेगी। अगर इसने सफ़ेद मोतियों के गजरे अपने कलाइयों में पहन लिए तो समझो ये चली जाएगी, वो ले जाएगा। और उसके बाद जब वो होश में आई तो गुलनाज बिल्कुल ठीक थी। कमरे की हालत ऐसी थी जैसे हर चीज टूट फूट का शिकार हो गई थी। अब गुलनाज को सख्ती से समझा दिया गया था कि कभी भी वो सफ़ेद मोतियों के गजरे अपनी कलाई में नहीं पहनेगी, और वो ऐसा ही करती। कभी कोई पहनाने की कोशिश करता वो फेंक देती। और उसकी उम्र अब इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। आप लोगों ने जब उसके गजरे शादी के मौके पे बच्चे ने उसकी गोद में रखे तो तभी उसने उठा के फेंक दिए थे। उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, इसलिए आप ही उसको लेकर चली गई। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप ही भी जानती है। उनके घर वालों ने हमें ये सारी बात बताई हुई है। उस कमरे के अंदर एक खामोशी सी छा गई, जहाँ पे अदील ने एक अजीबो गरीब सी कहानी सुनाई थी गुलनाज की, जहाँ पे हमारी माँ भी परेशान हो गई थी और हमारे बड़े भाई जो शादी के अब ख्वाहिशमंद नज़र आते थे वो भी अजीब से हो गए थे कि ये कैसी कहानी है। माँ परेशान ये थी कि बड़े बेटे को एक लड़की पसंद भी आई है तो वो शादी नहीं कर सकती, जिनकी इजाज़त के बगैर शादी करेगी तो मर जाएगी। तभी वो हमारे ताया जो कराची से आए थे, जिनसे वालदा पहले नहीं उनको देखा था और बाद में वालदा उनको देख के स्पेशल उनके पास बैठ गई थी, वो ताया वालदा से बोले मेरे साथ बाहर आओ। वालदा को लेकर बाहर चले गए और वालदा से पूछे क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान होगी उस कहानी पे। तो उसने ताया से कहा, ताया मेरा बेटा आप जानते हैं एक लड़की से प्यार करता था, राशिद, और उस लड़की के मरने के बाद से उसने शादी करने का फैसला ही ख़त्म कर दिया। उसकी उम्र देखें, आज छोटे बेटे की शादी हो रही है, बड़े बेटे के बारे में हर कोई सवाल करता है, कारोबार भी है, खुदा का दिया सब कुछ है, इतना खूबसूरत है, शादी क्यों नहीं करता। अल्लाह अल्लाह करके उसने इस लड़की में इंटरेस्ट ली थी। उसकी आंखों में शादी वाली, उसकी आंखों में फिर से दुनिया में लौटने वाली मैंने चमक देखी है। मैं खुश हो गई, माँ हूँ, कि मेरा बेटा भी किसी लड़की को पसंद करने लगा है। लेकिन अब जो आपने सुना है उसके बाद तो कैसे होगी ये शादी। ताया बोले घबराओ मत, शायद वक्त होता है हर चीज का, इसकी शादी राशिद से ही होगी। हमारी माँ एकदम से बोली, ताया आप सही कह रहे हैं ना। बोले हाँ बेटा, गुलनाज की शायद शादी राशिद से ही होनी थी, और राशिद ने जो इतना अरसा शादी नहीं किया, आज इतनी उम्र उसकी हो गई है, उस लड़की को वो भूल नहीं सका। और इतने अरसे बाद उसने इंटरेस्ट एक ऐसी लड़की में ली है ऑलरेडी जिसको शादी करने की इजाज़त नहीं है। और उधर इतने भरे मजमे में राशिद को कोई और पसंद भी नहीं आई, वही पसंद आई। और उसके बाद तुम इस कमरे में आई, तुमने अदील से पूछा और मेरे सामने अगर ये सारा वाक़या बयान किया गया तो इसमें अल्लाह की कोई मसलहत है। मैं इतना लंबा सफ़र करके कराची से लाहौर आया हूँ, शायद ये काम मुझे सर अंजाम देना था। आप लोग परेशान मत हों, उस बच्ची से मेरी मुलाकात कराएं। वालदा बोली आप सारा कुछ सुन तो चुके हैं, हम तो इतना नहीं जानते, उसके वालिदैन को बुलाना पड़ेगा और उनसे सारी बात करनी पड़ेगी, फिर ही इजाज़त लेके सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा फौरी तौर पे आप उनके वालिदैन को बुलाएं। अदील ने सारी बात घर जाकर बता दी और अदील की बहन ने उनके वालिदैन से रब्ता किया और कहा
बेटी का मसला हल हो सकता है, आप फौरी तौर पे आइए। वो लोग भी फौरी तौर पे लाहौर पहुंच गए। अब एक कमरे के अंदर गुलनाज बैठी थी, उसके वालिदैन बैठे थे और वहाँ पे हमारे ताया जी बैठे थे। बाकी सबको कमरे से भेज दिया गया। वालदा ने इजाज़त चाही, मैं भी कमरे में आना चाहूँगी। ताया ने कहा आप आ जाइए। अब कमरे में हमारी वालदा थी, ताया थे और उधर गुलनाज और उसके वालिदैन थे। ताया ने गुलनाज को सामने बिठाया और एक बॉक्स लेके आए थे जो उन्होंने साइड पे रख दिया। ताया ने सामने देखते हुए गुलनाज को कहा, मेरी बेटी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरी बेटी की अभी तक शादी नहीं हो सकी, उसने दुख देखे, और इनके वालिदैन से भी माजरत ख्वाह हूँ। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी शादी होगी। शादी का नाम सुन के गुलनाज डर गई। उसको बताया गया था शादी होगी तो उसकी मौत होगी। वो बोले डरो मत, अभी अपनी आंखों से देखेंगे। उसी वक्त पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 उन्होंने देखा दरवाज़ा धड़ाम से खुला और धड़ाम से बाहर बंद हो गया, और बिल्कुल एक कोने के अंदर एक काला स्याह साया जो धुआं सा बना, और धुआं से बनते ही एक ढांचा सा बना, अजीबो गरीब सा काला स्याह साया बन गया, और पूरे उस कमरे के कोने के अंदर वो एक मोटा चौड़ा सा लंबा सा एक काला स्याह साया खड़ा था। वो इतना खौफनाक था, इतना भयानक था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका मुंह बहुत बड़ा था, उसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद थे, उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, उसके कान अजीबो गरीब से थे। वो बहुत ही खौफनाक था और वो सामने खड़ा था। और ताया बोले, ये है तेरा असली रूप, मैंने तुझे बुलाया है और तेरे असली रूप में बुलाया है कि मेरी बेटी देख तो ले, जो शहजादों के रूप में बन के आता रहा है, ये है उसका भयानक रूप। वो वाकई बहुत भयानक रूप था। वालिदा कहती है मेरी भी जान निकल गई और उधर गुलनाज के वालिदैन की भी जान निकल गई। और वो ताया बोले, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुमने पहले एक शर्त रखी थी, इसकी शादी नहीं होगी और ये गजरे भी नहीं पहनेगी। मैं आज ज़्यादा बहस भी नहीं करूंगा, और इनको भी कमरे में इसलिए बिठाया है कि मैं तेरी ताकत का मुजाहरा भी देखना चाहूँगा कि तू कितनी ताकत रखता है। बस ये एक याद रखी, हर चीज़ का एक वक्त होता है। चल अपनी ताकत का मुजाहरा कर। वो सामने खड़ा हुआ था जिसका नाम रोनान था। वो एकदम अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोला, तू मेरी ताकत देखना चाहता है, मैं तुझे मार दूंगा। ताया मुस्कुराए और बोले, चल मार दे, मैं भी तो देखूं। और ताया ने पहले ही एक पानी दम करके रखा हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, इस अंदाज में वो काला स्याह साया था कि जैसे ही आगे बढ़ा तो लगा उसके जिस्म में से बकायदा आग निकल रही है, पैरों से लेके सर तक, साइडों से, सामने से नहीं, पीछे से भी नहीं, साइडों से आग ही आग थी, जैसे आग का बना हुआ था। वो जैसे ही सामने आया तो ताया ने पानी जो पहले ही दम किया हुआ था उस बोतल को खोला और पानी उसके ऊपर जैसे ही फेंका तो ऐसे जैसे एक जलती हुई आग के ऊपर पानी फेंका जाए और एक आवाज़ आती है तिर 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 की, ऐसे ही उसके जिस्म के ऊपर जैसे ही पानी फेंका गया तो इतनी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, रोक दो, बस कर दो, बस कर दो, और चिल्ला रहा था, वो चीखे जा रहा था। और ताया उसके ऊपर पानी फेंकते जा रहे थे और वो चीखे मारता हुआ अभी कुछ भी नहीं कर पाया था, पीछे उसी दीवार में जाके खड़ा हो गया और एकदम जैसे कोई बच्चा होता है रोते रोते नीचे बैठ गया। उसने अपना सर घुटनों में दे दिया। ऐसा काला स्याह भयानक मंजर जो अपने घर घुटनों में दे के बैठा था, उसकी आग बुझ चुकी थी। और ताया बोले, अभी तो मैंने शुरू किया है, और दिखाऊं? तो वो चीखना शुरू हो गया, नहीं नहीं, मैं आपकी ताकत देख चुका हूं, मुझे मारिए मत, आप मुझे मार देंगे। उन्होंने कहा, यही बताना था तुझे कि मैं तुझे मार भी सकता हूं। ये पानी मैंने तेरे ऊपर जो फेंका है ना, ये पानी तुझे बता देगा कि मैं कितना ताकत रखता हूं, कितना खुदा का कलाम है मेरे पास। मैं तुझे मार भी सकता हूं, लेकिन तुझे इजाज़त दे रहा हूं, मारता नहीं हूं। चुप करके चला जा और इस बेटी की ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आना, और रुक, तेरे सामने ही एक काम करूंगा। उन्होंने एक जो संदूक लेकर आए थे वो खोली और उसके अंदर से सफ़ेद मोतियों के गजरे निकाले और वालिदा की तरफ देकर बोले, जाओ अपनी होने वाली बहू के हाथों में पहना दो। वालिदा डर गई, घबराई हुई भी थी, ये कोई आम बात तो नहीं थी, लेकिन वालिदा ने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और गजरे उठाए, चलती हुई गई। गुलनाज जो डरी सहमी बैठी हुई थी वो अपने हाथ आगे नहीं कर रही थी। तो वालिदा बोली, बेटी, अल्लाह का कलाम है,
हाथ आगे कर। गुलनाज ने डरते डरते अपने हाथ आगे किए। वालदा ने एक गजरा उसके हाथ में पहनाया। दूसरा गजरा जैसे उसके हाथ में पहनाया, वो जो सर घुटनों में दिए बैठा था वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा दम घुट जाएगा, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मार दूंगा, अपने आप को मार दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। तो बुजुर्ग बोले, मार दे अपने आप को, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वो चीखता रहा, वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया, उस दीवार के हिस्से पर टकरे मारना शुरू हो गया। इसको कहो ये गजरे उतार दे, इसको कहो ये गजरे उतार दे। और उसी वक्त ताया अबू बोले, बस इतनी जल्दी तो हिम्मत हार गया, तू तो बहुत बड़ा दावा कर रहा था, जा मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और याद रखी, इस बच्ची के सर पे हमेशा मेरा हाथ रहेगा, खाब कसम, तेरे कबीला, तेरा शजरा नसब, तेरा सब जानता हूं मैं। कभी अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था, मजबूरी बन गई, इसलिए अपना आप जाहिर करना पड़ा, वरना तू जानता है मैं तो गुमनाम रहने वाला बंदा हूं। ये जो लोग सामने बैठे हैं ये भी मुझे जानते हैं मैं गुमनाम बंदा हूं। जा तुझे जाने देता हूं, खा ये कसम। उन्होंने वहां पे कुछ उसको मखसूस कस्में दी, जिसके बाद उसने कहा मैं कभी नहीं आऊंगा। और उसके बाद दरवाज़ा खुला और वो तेजी से दौड़ता हुआ इतनी शां करके बाहर गया, दरवाज़ा बंद हो गया। ताया अबू ने एक पानी जो दम किया हुआ था, कहा मेरी बेटी को पिलाओ। वो पानी उसको पिलाया गया और उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर एक बोझ सा आया था। गुलनाज बोली अब मेरे ऊपर ठीक है। वो बोले फौरी तौर पे निकाह का बंदोबस्त किया जाए। फौरी तौर पे मौलवी साहब को अरेंज किया गया और फौरी तौर पे गुलनाज का और अरशद भाई का निकाह कर दिया गया। और उस रात सारे डरे रहे कि आज निकाह हुआ है। गुलनाज उसी घर में रही फैमिली के साथ, और ताया अबू ने कहा मैं यहीं हूँ, बस आज की रात है, वो नहीं आएगा। आज की रात नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। निकाह हो चुका था और वो रात सारे जागते रहे, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। जब सुबह फजर की अजानें हुई, सबने नमाज़ पढ़ी, पूछा गुलनाज कैसी है, तो कहा वो ठीक है, नमाज़ पढ़ रही है। उसके बाद उस घर के अंदर इतनी खुशियाँ बढ़ गईं कि एक नहीं 2 शादियाँ थीं। छोटे भाई साकिब की तो शादी थी, अब बड़े भाई अरशद की भी शादी हो रही थी। और गुलनाज के वालिदैन बहुत खुश थे कि खुदा ने किस अंदाज में वसीला बनाया और उनकी बेटी की शादी हो रही थी। और यूं अरशद भाई और गुलनाज भाभी की भी शादी हो गई। अब वो दोनों खुश हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं जो सबसे छोटा आमिर हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे भी बच्चे हो गए हैं। मैं आपकी कहानियाँ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ सुनते हुए, लेकिन जब से सुननी शुरू की हैं तो ख्वाहिश थी अपनी फैमिली की कहानी भी आपके साथ शेयर करूं। तो घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, तो मैंने उनको बताया आपके बारे में, तो उन्होंने कहा हमें सुनाओ। मैंने ज़बरदस्ती पहले कोशिश की, वो सुनना भी नहीं चाहते थे। जब आपकी कहानी ज़बरदस्ती उनको थोड़ी सी सुना दी तो फिर वो ऐसा सुनना शुरू हुए कि अब मुस्तकिल आपकी कहानी सुनते हैं। और उन्होंने कहा है इनका अंदाज़े बयां इतना खूबसूरत है कि इनको कहानी भेजो, ये ज़रूर हमारी कहानी सुनाएं। और घर वालों की इजाज़त से मैं अपने घर की ये सच्ची कहानी आपको भेज रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। आपकी कहानी बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने सुना दी। अब जो सुनने वाले हैं वो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे उनको कहानी कैसी लगी।